हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रैक्टिस सेशन के लिए। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोग लगातार इस श्रृंखला में, इस चेन में लगातार इन प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, आज का ये जो वीडियो है, वो भी उसी श्रृंखला में आगे की तरफ है, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लीजिए, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the ability to working under pressure is considered one of the essential skill or skills for employability. The ability to working under pressure is considered one of the essential skills for employability. And second statement is ठीक है, working under pressure means the ability to deliver the best performance within deadlines without buckling under work stress. वर्किंग अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है? सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है कि वर्किंग अंडर प्रेशर मींस द एबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस विद इन डेडलाइंस विदाउट बकलिंग अंडर वर्क स्ट्रेस। अब ये दोनों चीजों के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है या कौन से करेक्ट नहीं है। The ability to working under pressure is considered one of the essential skills for employability. पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्किंग अंडर प्रेशर मींस the ability to deliver the best performance within deadlines without buckling under work stress. Only one, only two, both one and two, or neither one nor two? Neither one nor two. बताइए। The ability to working under pressure is considered one of the essential skills for employability. और दूसरा है वर्किंग अंडर प्रेशर मींस द एबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस विद इन डेडलाइंस विदाउट बकलिंग अंडर वर्क स्ट्रेस। विच इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। इनमें से कौन सी सही है? कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? So the question is, so the answer is C. अरे दोनों ही तो सही है, ये तो दोनों ही सही है। भाई मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा प्रेशर में काम नहीं कर पाता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी सुरक्षित रहेगी क्या? आप खुद सोचो। थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा, काम बिगाड़ देगा। और ऐसी सिचुएशन में जब काम बिगाड़ देगा, उसका एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित है या हमेशा खतरे में है? अगर एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाए, पहली बात तो उसको इंटरव्यू वगैरह में ही ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरव्यू में और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में ये चीजें चेक की जाती है। खासतौर पे इंटरव्यू में और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के दूसरे स्टेजेस में ये चीज चेक की जाती है कि आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं या नहीं। और मान लो वहां से निकल भी गया और एक्चुअल वर्क फील्ड में चला गया और वहां पर वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो वो कितना एम्प्लॉयबल है? उसकी एम्प्लॉयबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकती। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी यह है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में काम कर सको, अंडर प्रेशर भी काम कर सको। क्योंकि आजकल जिस तरह की मार्केट कंडीशंस होती हैं या जिस तरह की वर्क कंडीशंस होती है, डेडलाइंस वगैरह होती है, शॉर्ट टाइम नोटिस, मतलब शॉर्ट पीरियड होता है, डेडलाइंस होती है अलग अलग बहुत कम समय की, तो उसमें आपको बहुत सारी एडवर्स और प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना ही पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी सुरक्षित नहीं है अगर आप अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते तो। और दूसरा क्या है? वर्किंग अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस विद इन डेडलाइन विदाउट बकलिंग अंडर वर्क प्रेशर। हाँ, वर्क के स्ट्रेस में या डेडलाइन के डर से आप अपना काम बिगाड़ो नहीं,
वर्क स्ट्रेस हो, चाहे डेडलाइन हो, शॉर्ट डेडलाइन हो, तब भी आप अपना बेस्ट डिलीवर कर सको। यही तो वर्क अंडर प्रेशर होता है बेसिकली, कि आप प्रेशर में भी सही डिलीवरी काम की कर पाए। तो दोनों ही सही है इसमें, दोनों ही सही है। वर्किंग अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर में भी आप डिलीवर ढंग से कर सको काम अपना, तो दोनों ही सही है। अगला, which of the following is an essential skill for employability? A, communication skills, B, strategic thinking, C, emotional intelligence, या D, all? मुख्यमंत्री कौशल्य योजना में मिनिमम एज 15 या 15 ईयर्स। Which of the following is an essential skill for employability? कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑल। चारों ही सही है, डी। ये तो कारण, ये तो आसान क्वेश्चन है, चारों ही सही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी आनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, चारों ही सही है, डी। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कम अप विथ न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस and display and enterprising capabilities to do things on your own without being instructed is called. The ability to come up with new ideas and solutions and display enterprising capabilities to do things on your own without being instructed is called A, self motivation, B, self awareness, C, self doubt, या D, none. बिना किसी के इंस्ट्रक्शन दिए आप खुद ही अपनी तरह से प्रोएक्टिव होकर के नए नए आइडियाज प्रपोज करते हो, नए सॉल्यूशंस बताते हो, है ना, इंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करते हो अपने खुद से, बिना किसी के कहे या बिना किसी के इंस्ट्रक्शन दिए, अपने खुद से ही आप प्रोएक्टिव होके जो है सॉल्यूशन या नए आइडियाज देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देते हो, या कुछ न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस करने की बात करते हो कि ऐसा करना चाहिए, इससे और अच्छा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, या सॉल्यूशंस भी बिना मांगे भी आप देते हो कि नहीं इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये ट्राई करना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डाउट, या नन? अरे सेल्फ अवेयरनेस कहां से आ जाएगा, ये सेल्फ मोटिवेशन होगा ना, सेल्फ अवेयरनेस कहां से हो जाएगा? सेल्फ अवेयरनेस अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जानना सेल्फ अवेयरनेस है। ये कहां से सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा? बताया तो था सेल्फ अवेयरनेस आपको। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में पहचान रखना, वो सेल्फ अवेयरनेस है कि मेरा क्या प्लस पॉइंट है, मेरा क्या अपने प्लस पॉइंट और अपने माइनस पॉइंट के बारे में अवेयर होना सेल्फ अवेयरनेस है। ये थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस, ये तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको कोई बता नहीं रहा, ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ना आपके बॉस ने कहा है, आप खुद ही मोटिवेटेड फील करते हो कि नहीं मुझे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए काम करना है, कोई बोले चाहे नहीं बोले, मुझे अपनी तरफ से अपना जो है 100% देना है। तो वो क्या है? सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ अवेयरनेस अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, प्लस माइनस पॉइंट के बारे में पता होना सेल्फ अवेयरनेस। ये तो आप खुद ही मोटिवेटेड हो कि नहीं मुझे काम करना है, आगे बढ़ाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें मुझे अपना कंट्रीब्यूशन जितना बेस्ट हो सके वो देना है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन है, ना कि सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज है, सेल्फ मोटिवेशन है। अगला, द रोल ऑफ अ मैनेजर इज टू, मैनेजर का रोल क्या होता है? ए, मेक एम्प्लॉइज हैप्पी, बी, मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, बी, सर्वाइव एंड फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव टेरेन, या डी, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनमें से मैनेजर का मेन रोल क्या है? मेक एम्प्लॉइज हैप्पी, मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, सर्वाइव एंड फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव टेरेन, and achieve organizational goals. Make employees happy, maximize returns to shareholders, survive, flourish in a competitive terrain, and achieve organization goals. So D for Delhi. D जो है, D is your correct answer. Achieve organizational goals. ये बाकी चीजें उसके अंदर ही आ जाएंगी बेसिकली, है ना, बाकी चीजें इसके अंदर शामिल है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि होलिस्टिक आंसर लो,
अगर आपको दिख रहा है, आप अब ये भी आप बोल सकते हो कि भाई अपने शेयर होल्डर्स को ठीक ठाक रिटर्न मिले, जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनको रिटर्न मिलना चाहिए, ये भी तो गोल है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव टेरेन में यानी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में फ्लरिश करना, टिके रहना, सर्वाइव करना, न केवल सर्वाइव करना बल्कि आगे बढ़ना, फ्लरिश करना, ये भी तो गोल है। आपके कस्टमर्स सॉरी आपके एम्प्लॉयज जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके साथ लगे हुए वो लोग हैप्पी रहे, मोटिवेटेड रहे, ये भी आपका फर्ज है। तो सभी है, लेकिन इसमें चुना कौन सा जाएगा? जो होलिस्टिक है, होलसम है, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये सब उसके लिए करना है हमें। जैसे सर्वाइव या फ्लरिश हम करेंगे तो ही मतलब कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर हम सर्वाइव और फ्लरिश करते तो हमें अपने आप ही अचीव हो जाएंगे गोल्स, है ना। मैक्सिमम रिटर्न्स करना है, ये सब तो ये सब इसके अंडर आ जाते हैं। ये होलिस्टिक ऑप्शन है बेसिकली। कैसा ऑप्शन है? होलिस्टिक, जिसमें बाकी सारे समाये हुए हैं अपने आप। आगे the process of gathering information and comparing the information to predetermined standard is part of। ये पहले वाला ये समझ में आया बेसिकली कि इसका मतलब क्या है? इसमें ये सारी चीजें शामिल है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इज पार्ट ऑफ ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग या डी कंट्रोलिंग। The process of gathering information, the process of gathering information and comparing the information to predetermined standards is part of planning, organizing, directing या controlling। तो the answer is D, controlling। इसको controlling बोलते हैं ना, planning थोड़ी बोलते हैं, controlling है ये। अरे भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कम से कम। तो आप क्या करोगे? अलग अलग डिपार्टमेंट के पहले डेटा बुलवाओगे, है ना, इंफॉर्मेशन बुलवाओगे, और उसको फिर आपका जो मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड बना हुआ है कि मुझे इस सेक्टर में इतनी चीज करनी है, उससे फिर कंपेयर करोगे और उस हिसाब से अपने बिजनेस को कंट्रोल करोगे जो भी करना है। जैसे मान लो कि आपने अलग अलग, आपके एक डिपार्टमेंट है सेल्स है, मान लो प्रोडक्शन है, ठीक है, मान लो, कंपेयर करो। फिर अपन लोग इसकी उदाहरण लेते हैं, अपन लोग क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशन का उदाहरण लेते हैं। मान लो आपका गोल है कि इस साल मेरे को किसी भी हालत में 80% प्लेसमेंट देना है, मेरे कॉलेज से 80% प्लेसमेंट होना चाहिए, आप प्रिंसिपल हो, और आपका ये लक्ष्य है कि मेरे यहाँ 100% सीट जो है वो भर जानी चाहिए। जो इस साल के नए एडमिशन होंगे, नए एजुकेशन ईयर के जो नया सत्र होगा, उसमें 100% सीट्स भरनी चाहिए, 80% प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे इन दोनों डिपार्टमेंट से, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से और एडमिशन डिपार्टमेंट से। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया सर आपका तो 60% रहा इस साल प्लेसमेंट, और सीट जो है वो आपकी 80% ही भर पाई, ठीक है। जबकि आपने स्टैंडर्ड क्या बना रखा था? 80% और 100% का, और अभी आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? 60% और 80%। अब आप क्या करोगे? अब आपका काम होगा कंट्रोलिंग करने, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन लक्ष्यों को या एम्स को अचीव करने में रोक रहे हैं, उनको मैं कंट्रोल करूं। जैसे आप बोलोगे कि 80% था तो 60% क्यों रहा? क्योंकि टीपीओ मान लो उतना ठीक नहीं है, कंपनीज को बुला ही नहीं पाया, या कंपनीज को बुलाया भी, बहुत सारी कंपनीज को बुलाया, लेकिन कंपनीज ने कहा कि भैया स्टूडेंट्स ठीक नहीं है, हमारी क्वालिटी या हमारा जो स्टैंडर्ड उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे, है ना। पूछा गया कि क्यों नहीं उतर पा रहे, तो बोलेंगे भैया इनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज में फिसड्डी है, या थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज ठीक है, जीडीपीआई में फिसड्डी है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह नहीं आ रही है। तो अब आप क्या करोगे? जो भी फैक्टर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उस पर काम करके इसको सुधारने की कोशिश करोगे, उस फैक्टर को लिमिट या कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? ये कंट्रोलिंग है। ये क्या है? कंट्रोलिंग। क्लियर है? अगला
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा क्वालिटी स्टेटमेंट का कोई भी एलिमेंट नहीं है? ए विजन स्टेटमेंट, बी मिशन स्टेटमेंट, सी क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट, या डी सबमिशन स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा क्वालिटी स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग is not an element of quality statement? Vision, mission, quality policy and submission. अंकुर, सूर्य प्रकाश, कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों की छुट्टी रह सकती है। कल आप लोग झंडा वंदन करना। यस, डी सबमिशन। सबमिशन कोई चीज होता ही नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट होता है, मिशन डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, सबमिशन कुछ होता ही नहीं ना। सबमिशन क्या है? कुछ नहीं। आज से है ना, आज से है करंट अफेयर्स की क्लासेस। अभी आपको मैसेज मिल जाएगा, अभी आपको मैसेज मिल जाएगा। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट और सबमिशन स्टेटमेंट। तो सबमिशन कोई चीज होती नहीं ना। विजन डॉक्यूमेंट होता है, मिशन डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी होता है। सबमिशन डॉक्यूमेंट कुछ होता ही नहीं है। क्वालिटी स्टेटमेंट से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अगला, strategic planning is a process in which determine their vision for the future of the organization. strategic planning जो है एक प्रोसेस है जिसमें कौन विजन को डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? परमानेंट एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल सप्लायर्स। इसमें विजन को कौन डिसाइड करता है? जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो लोग करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स करते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल सप्लायर्स करते हैं? ठीक है, कौन करता है? आप लोगों के अब एग्जाम में बेहद कम समय बचा है। आप लोग तैयारी ठीक से कर रहे हो ना? क्योंकि अब आप बिल्कुल उल्टी गिनती है आपके लिए। इस बीच रक्षाबंधन का त्योहार व्यवहार आएगा, उसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, वो तो अगले साल फिर आ जाएगा। अभी आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रखो, क्योंकि अब उल्टी गिनती ही समझो। 15 दिन 20 दिन मुश्किल से, क्योंकि बचे हैं 20 दिन। अगर लगाएं तो ये 20 22 25 दिन मान में ज्यादा है, उसमें 1-2 दिन रक्षाबंधन में टूट जाएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। विजन कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉय का काम है। एम्प्लॉय का काम विजन डिसाइड करना नहीं है। जो विजन है उसको अचीव करने के लिए या उस पर काम करने के लिए मदद करना है। विजन क्या है, क्या होगा, ये काम एम्प्लॉय का थोड़ी है। ऑपरेशनल मैनेजर नो, इनका काम भी इंप्लीमेंटेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल सप्लायर, इसका तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, बी। अरे ऑपरेशनल मैनेजर जो है ये तो इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। ये इनका काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन। जो भी काम दिया गया उसको कर दे बस, इनका काम है इंप्लीमेंटेशन। जो काम दिया है उसको करना। ठीक है, एम्प्लॉयज का काम भी जनरली यही है। लेकिन हमारा विजन क्या होगा इसको तो लीडर्स ही डिसाइड करेंगे ना। बाकी तो उसको अचीव करने में अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और कुछ नहीं। अगला देखते हैं। द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है? ये शायद एक आध बार और मैंने बता दिया होगा। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। क्या आएगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है?
क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ, शायद एक आध बार हो भी गया होगा। प्राइमरी फोकस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, द टोटल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। हालांकि इसमें तो दोनों ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि देखो इसमें इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन दोनों ही शामिल होता है, ये भी है ये भी है, दोनों है। तो आप इसको टोटल ऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन जो है मैनेजमेंट में उस तरह से कोर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो या तो इसका बी आना चाहिए या डी आना चाहिए, डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन को भी इसका पार्ट मानो तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन को इसका पार्ट ना मानो तो सिर्फ फॉर्मुलेशन आ जाएगा। तो अगर आप ये जो है थोड़ा सा मतलब उस तरह का क्वेश्चन है एम्बिग्यूटी वाला, जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो अगर आप इसको इसका हिस्सा मानोगे तो बी जो है वो ज्यादा करेक्ट आंसर है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी में टोटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगला देखते हैं, fill in the blanks refers to, fill in the blanks refers to the process, fill in the blanks refers to the process of conducting research on a company and operating environment to formulate a strategy. Refers to the process of conducting research on a company and its operating environment to formulate a strategy. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव एनालिसिस या सिमुलेशन एनालिसिस, ये बताइए। ये आप लोग बताइए। किसी भी कंपनी पर रिसर्च कंडक्ट करना और उसके बाद अपना मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए वो करना। Which of the following refers to the process of conducting research on a company and its operating environment? किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करना और उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करना स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए किसी कंपनी के की प्रोसेसेस पे रिसर्च करना, उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे रिसर्च करना क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, सेंसिटिव एनालिसिस और सिमुलेशन एनालिसिस। तो आसान है, ये बी है, सही बताया, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या कहलाएगा? ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, बी। अगर किसी कंपनी पर रिसर्च की जाए उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, क्यों, किस उद्देश्य से, एक लॉन्ग टर्म में हम कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में हो सकती है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उसके अलग अलग पक्षों, अलग अलग फैसेट्स पे रिसर्च किया जाए, बात की जाए, सोचा जाए क्या करना है क्या नहीं, तो वो एनालिसिस है। अगला, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेटेजी? इंटेंट। किसी भी स्ट्रेटेजिक इंटेंट का शुरुआती पॉइंट क्या होता है? गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन या मिशन। ये तो आसान है। किसी भी स्ट्रेटेजिक इंटेंट का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? तो सी विजन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। सबसे पहले विजन ही आता है, सबसे पहले क्या आता है? विजन ही आता है। आगे, विच एनवायरमेंट कैन क्रिएट न्यू मार्केट्स एंड न्यू बिजनेस सेगमेंट? कौन सा एनवायरमेंट नए मार्केट या नए बिजनेस सेगमेंट क्रिएट कर सकता है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट? कौन सा मार्केट और कौन सा एनवायरमेंट नए मार्केट्स और बिजनेस सेगमेंट क्रिएट कर सकता है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट कर सकता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट कर सकता है, सोशियोलॉजिकल कर सकता है या टेक्नोलॉजिकल कर सकता है? कौन सा कौन सा एनवायरमेंट नए मार्केट और बिजनेस सेगमेंट क्रिएट कर सकता है?
बताइए जल्दी से। सो डी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप इसमें ज्यादा डीप में मत सोचो कि ये पॉलिटिकल भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, ये सब नहीं पूछा गया है। इंटेंट समझो क्वेश्चन का। कौन सा एनवायरनमेंट नए मार्केट और नई बिजनेस सेगमेंट क्रिएट कर सकता है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर न्यू मार्केट या न्यू बिजनेस सेगमेंट का मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट के मामले में नई नई चीजों के मार्केट से। पॉलिटिकल वगैरह जो है आप उस तरह से उसको सोच रहे हो। इंटेंट क्वेश्चन का वो नहीं है। क्वेश्चन का इंटेंट क्या है? क्वेश्चन का इंटेंट क्या है कि नए नए मार्केट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से नए नए मार्केट और नई तरह के बिजनेस सेगमेंट क्रिएट होते हैं। जैसे मान लो कि पहले लोग सिम नहीं बेचते थे, जब मोबाइल आ गए तो सिम बेचना, मोबाइल वो डालना, क्या बोलते हैं, बैलेंस डालना, अपने आप में एक व्यापार बन गया, है ना। इस तरह पहले लोग रील्स नहीं बनाते थे, जैसे ही रील आई तो लोग जो है रील में खूब पैसा कमा रहे हैं, शॉर्ट्स बना बना के, तो एक रोजगार ही हो गया है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट या एनवायरनमेंट जो है वो नए मार्केट और नए बिजनेस सेगमेंट को खोलता है। बाकी आप ये बोलोगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये तो ठीक है, सपोर्टिंग है, ये नए बिजनेस को खोलता नहीं है। कोई टेक्नोलॉजिकल आ जाए तो उसको सपोर्ट करेगा। बाकी जो चीजें ना, ये सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है। जैसे मान लो कि कोई टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट आ गया तो कोई समाज या कोई पॉलिटिकल व्यवस्था उसको सपोर्ट करेगी। कोई बंद कर, जैसे चाइना में बंद है इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये रील्स बनाना, ये सब, तो वो उसका सपोर्ट या विरोध करेगा, लेकिन क्रिएट कौन करेगा? तो नए मार्केट को क्रिएट और बिजनेस सेगमेंट को क्रिएट जो है हमेशा टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट करता है। क्लियर है? बाकी सपोर्ट में रहते हैं या विरोध में रहते हैं, जो भी। ठीक है, तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। लगातार प्रैक्टिस सेशन आप लोग कर ही रहे हो, जुड़े हुए हो, और आगे भी करते रहो जब तक एग्जाम नहीं आती है। हालांकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है। तो कल तो ये रहेगा कि आपका ऑफ ही है, कल तो छुट्टी रहेगी, मतलब छुट्टी इन द सेंस कि कल प्रैक्टिस सेशन नहीं रहेगा, परसों रहेगी। और बाकी जो है इसके बाद कल परसों हम लोग फिर मिलेंगे तो और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास प्रैक्टिस सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब जहां तक आपने करंट अफेयर्स का पूछा है तो अभी आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी, तो आप लोग उसको अटेंड कर लेना। शायद अभी ही रहेगी 3:30 बजे करीब, 4:30 सॉरी, 4:30 बजे के करीब में रहेगी। आपको तुरंत ही उसका मैसेज मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अटेंड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।